आपने कभी ट्रेन या बस में सफ़र किया है? ज़रूर किया होगा। एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई देती है। उन यात्राओं में आप पाएंगे कि हर दूसरा व्यक्ति दो चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। पहला तो वो क्रिकेट में एक्सपर्ट होता है। अगर विराट कोहली ऑफ स्टंप की गेंद खेलते हुए आउट हुआ है तो वो पूरा का पूरा बस के जो पैसेंजर हैं या ट्रेन के जो पैसेंजर हैं वो विराट कोहली को बता सकते हैं कि कैसे उनको खेलना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें हर दूसरा नहीं, हर व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आपके सर में दर्द हो रहा है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कैंसर भी है, तो हर व्यक्ति बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा फूल चबाना चाहिए, कौन सा पत्ता पीस के पीना चाहिए, क्या आंखों में लगाना चाहिए। हर बीमारी का इलाज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास है। लेकिन क्या ये सही है या नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर उज्जवल दीप सर हैं, जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं, एमडी हैं मेडिसिन के। और सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू बहुत 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 शुक्रिया आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके सवालों का और इन सब से रूबरू हो सकूं। सर पहला ही सवाल है जो कि मैंने अभी अपने इंट्रो में आपको सुनाया कि क्या हर व्यक्ति डॉक्टर होता है, और क्या आप भी इस तरह के पेशेंट्स झेल चुके हैं? 100% झेलते होंगे कि जो आपके पास पहुंचते होंगे वो अपना इलाज पहले कर चुके होते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बताया कि जैसे हर मरीज, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इलाज होता है हर बीमारी का। ये बात होगी पहले की। आज थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। अब हर मरीज के पास गूगल है, हर मरीज के पास जानकारी लेने का तरीका है अलग अलग माध्यम से। तो अब वो, जैसे मैं आपको कुछ इलाज बता रहा हूँ या कोई भी ट्रेन में किसी को कोई इलाज बता रहा है, उसको किसी तरीके से गूगल पे वेरीफाई भी कर लेते हैं और उसमें एक ऑथोराइजेशन का स्टैम्प भी लग जाता है, और फिर वो बिना किसी से सलाह किए वो इलाज चालू भी कर देते हैं। इसका खामियाजा उन्हें बहुत समय के बाद भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छा आउटकम देते हैं आपके बीमारी को लेकर के, बट आगे जा कर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने लगते हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सर, ओवर द टॉप काउंटर से जो लोग मेडिसिन लेते हैं, जी सर दर्द है तो सबको पता है कि भैया डिस्प्रिन मिल जाएगी, जी जी। फीवर हो गया तो कैलपोल खा लो। तो इनके कितने गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्योंकि जनरली हमने सब ने कभी ना कभी ऐसा किया ही है। क्या इसका असर हो सकता है साइड इफेक्ट्स की बात? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आज हमारे देश में, खासकर इंडिया में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन की ही है। चाहे वो दर्द की दवाइयाँ हों, बुखार की दवाइयाँ हों, या एंटीबायोटिक्स तक लोग ओवर द काउंटर ले लेते हैं। आप अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ तो एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलता है, और इसका फ़ायदा उनके पूरे देश को होता है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत कम स्तर पे है और छोटे से एंटीबायोटिक से उनका काम चल जाता है। बट इंडिया में ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होने के कारण छोटे-छोटे इन्फेक्शंस भी ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक्स, हम मेजर एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया रेज़िस्टेंट हो चुके हैं आज एंटीबायोटिक्स के लिए, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले पोस्ट किया था ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है हमारे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। उसका बहुत ज़्यादा कारण, बहुत बड़ा कारण एक ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी है। इसी तरीके से जो भी दवाइयाँ, जैसे कि आप जाएँगे, मुझे सर दर्द हो रहा है, अब उस फार्मासिस्ट को पता नहीं है उनको कि सर दर्द का कारण क्या है। वो बिना पता किए या बिना आपको रिकमेंड किए वो एक पेन किलर मेडिकेशन दे देता है। आप एक बार लेते हो मेडिकेशन से आपको आराम मिलता है, इवेंचुअली अगली बार फिर जब होता है तो आप बिना उनसे भी पूछे आप मेडिकेशन वही कंटिन्यू करते हैं। ऐसे करते-करते साल दर साल बीतता जाता है, आप पेन किलर लेते रहते हैं। बट इसका आउटकम बहुत सारे केसेस में देखा गया है, पेन किलर मेडिकेशन लेने के कारण रीनल डैमेज होता है, किडनी में दिक्कतें बढ़ जाती है बहुत सारे मरीज़ों का। और पेन किलर जिस जिस कारण से आपको दर्द हो रहा था वो भी छुप जाता है, जो आगे जाकर के कोई बड़ा रीज़न जैसे कि ट्यूमर या फिर एनेरिज़्म जैसी समस्याओं को
छुपा देता है, जो आगे जा कर के आपको पता चलता है और वो बहुत देर हो जाता है उस चीज़ का इलाज के लिए। बहुत देर हो जाता है और हम भी देर कर रहे हैं ये जानने से कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसे मेडिकल फील्ड की तरफ आए। क्या पढ़ने में बहुत तेज थे बचपन से ही? ऑब्वियस हो गया ये क्वेश्चन, या फिर बाद में ये? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन में सबका कुछ ना कुछ एक पास्ट होता है जिसके थ्रू वो अपना अभी जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है उसमें शेप अप हो जाते हैं। बचपन मेरा गुज़रा है बहुत सारी जगह, चूँकि मेरे पिताजी इलेक्ट्रिसिटी विभाग में थे झारखंड में, तो अलग-अलग जगह उन्होंने पोस्टिंग किया, जैसे कि सिकिदिरी, पतरातू, रांची। तो अलग-अलग जगह रहने के कारण पहले तो जो नज़रिया था वो था कि कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहिए, क्योंकि उनका रुतबा और वो ये चीज़ बहुत अलग होता है। इवेंचुअली जब धीरे-धीरे थोड़े बड़े होने लगे, तो पढ़ाई का महत्व बचपन से ही समझ में आने लगा। आस-पास में देखने लगे कि हाँ, नहीं, डॉक्टर भी एक ऐसा पेशा है जिसमें कि आप लोगों का बीमारियों का सॉल्व कर सकते हैं, इलाज बीमारियों का कर इलाज सकते कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है। लोगों का रुझाव देखा कि वो डॉक्टर के प्रति काफ़ी अ, उम्मीद अट्रैक्ट से, होते हैं, हाँ, उम्मीद से उम्मीद से जाते हैं। देखते हैं कि हाँ, ये मेरे बीमारियों का इलाज कर भगवान का सकते हैं। दर्जा दिया जाता है हमारे हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स को। हाँ, जी, बिल्कुल। अब इस ये चीज़ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि आजकल दिया जाता है कि नहीं। नहीं नहीं, एकदम बट सर। बट हाँ, बचपन में मेरे पिताजी का भी तबीयत एक बार बहुत ख़राब हुआ था, तो उस समय मैंने देखा कि डॉक्टर का क्या योगदान होता है किसी के फैमिली को बचाने के लिए और उनके इमोशंस को डील करने के लिए। उस समय से ही रुझान हुआ कि नहीं, मुझे भी इसी पेशा में जाना है। परिवार वालों को उतना भरोसा नहीं था कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, तो उन्होंने 11th-12th मैंने यहीं रांची से ही किया है, डीपीएस से। जी। उन्होंने बायोमैथ्स दिलाया। सोचा कि अगर इन केस डॉक्टर नहीं बनेगा तो एटलीस्ट हम लोग कुछ इंजीनियरिंग साइड या इस टाइप से, चूँकि मेरे साइंस 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 बैकग्राउंड में साइंस ही बढ़। बैकग्राउंड में किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने करंट ईयर में दोनों चीज़ ही दी थी, एआईपीएमटी भी दिया था मैंने और एआई ट्रिपल ई होता था उस समय, एआई ट्रिपल राइट ई भी राइट। दिया था। तो करंट बैच में मेरा एआई ट्रिपल ई में 4000 रैंक आ गया था, तो उन्होंने बोला कि अब एआईपीएमटी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अब इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़िए, लेकिन मेरा रुझान था कि नहीं, डॉक्टर ही बनूँगा, तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, फिर डॉक्टरी की तैयारी की। ओके। फिर उसके बाद मैंने एमबीबीएस किया जेएनएमसी से, फिर पीजी किया मैंने कानपुर से। आज मैं एमडी मेडिसिन हूँ, रिम्स में कार्यरत हूँ। सर जनरली 2006 या 7 से पहले हम लोग डॉक्टर्स को ना बहुत सीरियस देखते थे। फिल्मों में जो दिखलाया जाता था उन्हें ही समझते थे। लाइक फिल्मों में ज़्यादातर जो सीन्स होते थे डॉक्टर्स का, वो ऑपरेशन थिएटर में घुस रहे, लाल रंग की बत्ती जलती थी और फिर डॉक्टर साहब बाहर आते थे, या तो मुस्कुराते हुए बोलते थे कि मरीज़ आपका पेशेंट बच गया या फिर। पेशेंट आपका सही है, या फिर जी, डॉक्टर साहब मुंह लटकाए हुए बाहर आते तो बोलते थे पेशेंट नो मोर। जी। लेकिन एक फिल्म आती है, हुँ, लगे रहो मुन्ना भाई, जी, और उसमें संजय दत्त जो किरदार निभाते हैं और डॉक्टर्स के ऊपर वो कमेंट भी है, डॉक्टर्स के लाइफस्टाइल को भी दिखाया है, डॉक्टर्स कितने स्ट्रगल करते हैं उसको भी दिखाया है। तो क्या मेडिकल कॉलेज वैसे ही है जैसे लगे रहो मुन्ना भाई? क्योंकि आप चूंकि उस कॉलेज में रह के आए, जी, जी। तो ऐसे ही है या फिर कुछ डिफरेंट है? मोर और लेस देखा जाए तो लगे रहो मुन्ना भाई में तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक आर्टिस्टिक फ्रीडम लेते हुए उन्होंने बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रापोलेट किया है। जी। बट मोर और लेस कोई भी कॉलेज का एनवायरनमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या आर्ट्स कॉलेज हो, तो कॉलेज का अपना एक एनवायरनमेंट, एक चाइल्डिश एनवायरनमेंट ही होता है, जहाँ पे सबको एन्जॉय कर रहे होते हैं, डिस्पाइट कि वो एमबीबीएस जैसा क्या उसको बोलेंगे, सीरियस। सीरियस हाँ। ब्रांच हो या फिर कोई भी ब्रांच हो। बच्चे जो एमबीबीएस करने जाते हैं या कोई भी कॉलेज में जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन करने, वो एक चिल माहौल से ही वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे भी स्टेज शोज़ होते हैं, वहाँ पे भी डांस होता है, वहाँ पे भी स्किट्स होते हैं, स्विमिंग होता है, हर चीज़ एक नॉर्मल कॉलेज की तरह ही आपकी होता है। हॉबीज क्या थी जब कॉलेज में थे? तो आप किस चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे? एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ तो रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को 2 चीज़ों में, स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो मेरे को स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। हम्म। तो स्विमिंग में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था, डेली स्विमिंग, और बहुत सारे इवेंट्स में भी जाता था। जहाँ तक कल्चर की बात है तो स्किट में या डांस में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ और हमेशा से ही स्कूल के टाइम से ही स्किट में कॉम्पिटिशन्स में रहता था और कॉलेज में भी डांस में कॉम्पिटिशन्स में रहता था।
बिल्कुल सर। हम लौटते हैं सर वापस उस सवाल पर कि जो आपने बताया ओवर द काउंटर जो होता है उसमें एक सबसे बड़ा इशू मेडिकल इशू जिसके ऊपर आप बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं और रांची में बहुत कम समय में आपने अपना बड़ा नाम तैयार किया है, वो है डायबिटीज़, जो कि एक गंभीर बीमारी है और इसके साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि डायबिटीज़ है क्या और क्या इसके असर होते हैं लोगों पर। देखिए, मुख्यतः डायबिटीज़ एक बीमारी है, सॉरी, मुख्यतः डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली। ये आपके शरीर में एक ग्लैंड है पैनक्रियाज़, जो इंसुलिन बनाता था, अब वो इंसुलिन काफ़ी कम बना रहा है, ठीक है? तो इंसुलिन जो नहीं बना पा रहा है, उस कारण से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। यही समस्या को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। बहुत तरीके की डायबिटीज़ होती है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि अमूमन तौर पे हम लोग जानते हैं कि कम उम्र में या फिर जन्म के साथ जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 1 बोलते हैं, और 30 साल की उम्र के ऊपर जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। हुँ, मुख्यतः जो पेशेंट्स जो जिनका तादाद बहुत ज़्यादा है, अ, जो डायबिटीज़ पॉपुलर है, जो लोग समझते हैं डायबिटीज़, वो एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो आपके माता-पिता को होता है, या फिर कोई 30-35 साल के से बड़े आदमी को जो होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका शरीर अब आपके लाइफ़स्टाइल के कारण इंसुलिन बनाना थोड़ा-सा कम कर चुका है, और उसको हम दवाई के माध्यम से इंसुलिन को ज़्यादा निकालते हैं, जिससे कि आपका लाइफ आगे अच्छे से चल सके। जी। एक समय ऐसा आता है जब दवाई से इंसुलिन कम निकलने लगता है, हुँ। उसकी वो काम नहीं आने लगता है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। सर ये जो डायबिटीज़ है इसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी है खासकर सोशल मीडिया पर और कई बार तो कुछ जनरस अखबारों में भी हमने पढ़ा है देखा है कि ये जो डायबिटीज़ नापने का जो पैमाना है जी। लाइक 70/140 के बीच का ये जो आंकड़ा है या 90/140 अगर मैं गलत हूँ तो फास्टिंग में आप 170 बीपी का बोल रहे हो, सिर्फ शुगर का ऐसा कोई नहीं होता है। शुगर में 140 लेवल होता है ना। हाँ, वो तो खाने के बाद वाला, और वो हाँ बाई खाने नहीं होता कुछ। पीपी का और हाँ, लोअर ठीक, ठीक। लेवल सर कितना रहता है जो लो फास्टिंग फास्टिंग होता है आपका 90 से 100, 90। 90 के नीचे नहीं होना हाँ, चाहिए अगर मतलब लो हाँ, शुगर है हाँ। तो सर तो एक पैमाना है नापने का कि 90 से लेकर के 140 के बीच में लाइक अगर आप फास्टिंग में मेज़र कर रहे हैं तो 90 प्लस 110 तक होना चाहिए और अगर खाना खाने के बाद अगर आप 2 घंटे बाद मेज़र कर रहे हैं तो 140 के आसपास होना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये इंडियंस के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा, ये अपर लेवल था पहले जिसको बाद में वर्ल्ड ने या दुनिया के जो डॉक्टर्स ने उसको कम किया 140 पे ले आए। क्या ऐसी बात सही है? एक्चुअली देखिए, शुगर, हम लोग कुछ भी खाते हैं उससे शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है। जी, एक नॉन डायबिटिक आदमी भी, एक बच्चा भी अगर मान लीजिए गुलाब जामुन खाया, आप उसके बाद उसका शुगर करेंगे तो वो शुगर स्पाइक होगा ही, 180 चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है। ओके, शुगर अगर आपका सुबह खाली पेट का शुगर, जो डब्ल्यूएचओ का नियम के मुताबिक है कि 126 के ऊपर अगर जा रहा है, तो आपको अपना चेक कराना चाहिए कि डायबिटीज़ है या नहीं। जहाँ तक बात है कि बाहर के देशों में जो पैमाना सेट किया गया है वो इंडियंस में काम आता है कि नहीं आता है। कुछ-कुछ बीमारियों में ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर के देशों में जो पैमाना सेट किया जाता है वो इंडियंस के लाइफ़स्टाइल पे सूट नहीं करता है। बट शुगर में ऐसा कुछ नहीं है। शुगर में जो डब्ल्यूएचओ का जो पैमाना सेट किया गया है, मोर और लेस पूरे दुनिया में वही गाइडलाइंस फ़ॉलो किया जाता है। अलग-अलग सोसाइटी अपना गाइडलाइंस बनाते हैं, बट मोर और लेस बेसलाइन डब्ल्यूएचओ का जो गाइडलाइंस है उसी को रखते हैं, जिसमें सुबह खाली पेट 126 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और शुगर डायग्नोज़ करने के लिए एचबीएवन.सी करके एक जाँच होती है, जिसमें जी, कि आपका शुगर 6.5 से अगर नीचे है एचबीएवन.सी, तो आपको नॉन डायबिटिक या प्री डायबिटिक माना जाएगा। माना जाता है। सर ये जो शुगर लेवल है या जो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे और बहुत सारी चीज़ें आजमाई जाती हैं या जी। बताई जाती हैं कि ये हो सकता है, इसे कम जी, किया जा सकता है। जी। ये कितना कारगर है और क्या इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो घरेलू नुस्खे हम लोग आजमाते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम मेरा ये मानना है कि कुछ भी चीज़ अगर हम खाते हैं, ठीक है?
या तो वो पानी ही हो, पानी के बोतल से जो आप प्लास्टिक के पानी के बोतल से पीते हैं, उसका भी एक अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। आप कोई भी पत्ता या कोई भी जड़ी-बूटी अगर खाते हैं, तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। कितना पैमाना आपको खाना है, कितना पैमाना आप खा रहे हैं, किसकी सलाह से आप खा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर जो जानकार हैं इस चीज़ के, ठीक है? जिनको उनका पैमाना पता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता है, जो आपको ये बता सके कि अब खाना बंद कर दो क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है। अगर आप उनकी सलाह से ले रहे हैं, तब तो ठीक है। आप उनकी सलाह में रहे, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह में रहे, जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप किसी भी जानने वाले की सलाह से अगर कुछ भी आयुर्वेदिक, जैसे बहुत लोग बोलते हैं पत्थर का फूल पियो या किसी पेड़ का पत्ता खा लो, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर कोई साइंटिफिक प्रूफ हो, तो मेरे हिसाब से जो कंपनीज़ है या जो फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बनाते हैं, वो उसको फ़ॉर्मूलेशन में डाल करके उसमें इम्प्योरिटीज़ निकाल करके आपको वो दवाई के फ़ॉर्म में ज़रूर मिलेगा कहीं न कहीं। क्योंकि हर चीज़ में एक अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप अभी एक धतूरा खा लीजिए तो आपका सर्दी-खाँसी ठीक हो जाएगा। मेरे कितने भी बोलने के बाद भी आप धतूरा नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि धतूरा खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। जहरीला होता है। ज़हरीला होता है। बस इसी तरीके से चूँकि ये चीज़ आपने देखा है, सुना है कि इससे मृत्यु होती है। बहुत सारे पेड़ होते हैं, औषधि होती है जिसका अपना कुछ न कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होता है, जी। जो कि हमें पता नहीं होता है और वो हम किसी के बोलने के कारण उसको ग्रहण करते जाते हैं या लेते जाते हैं और उसका कुछ न कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में होता जाता है और आगे जाकर के पता चलती है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा दवाई या जो भी बताया जाता है नुस्खे, अगर उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट स्टडीड नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं या उचित किसी को नहीं। प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ मैं। बिल्कुल, सर ने जो बात कही वो बहुत मार्के की बात कही कि जो भी आप मेडिकेशन के लिए जा रहे हैं, या तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, साथ ही साथ जहाँ से आप दवा ले रहे हैं ये भी वेरीफाई करें कि वो क्लिनिकली प्रूवन या कुछ उनके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री है या उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है उस दवा से रिलेटेड, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सर, एक और सवाल बनता है कि डायबिटीज़ में लीवर का रोल बड़ा हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा कमज़ोर हो तो बहुत इफ़ेक्ट आता है, तो लीवर को कैसे दुरुस्त रखें? देखिए लिवर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कि हम कुछ दवाइयों के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा उसको वापस से ठीक कर सकते हैं। यूजुअली लिवर में देखा गया है जो अमूमन इंडियन पॉपुलेशन में फैटी लिवर की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, जी। जो कि हर चीज़ में इम्पैक्ट डालती है। चाहे आप थायरॉइड की दवाई लेते हो, चाहे आप शुगर की दवाई लेते हो, क्योंकि थायरॉइड में भी जो आपका कन्वर्जन होता है हार्मोन का, वो लिवर में ही होता है। तो थायरॉइड में भी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि थायरॉइड की बीमारी हमारा दवाई का डोज़ बढ़ता जा रहा है हुँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स उसको मिस कर जाते हैं कि लिवर की जांच नहीं कराते कि अगर वो फैटी लिवर है ग्रेड 2 ग्रेड 3 तो थायरॉइड का दवाई बहुत बार काम नहीं करता है या बहुत कम काम करता है। इसी तरीके से शुगर को भी बैलेंस करने के लिए शरीर में शुगर को बैलेंस करने के लिए लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। लिवर ही एक ऑर्गन है जो शुगर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है और बॉडी की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो अगर आपका लिवर किसी कारण से अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या तो ग्रेड 3, ग्रेड 2 फैटी लिवर है या फिर लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो आपका शुगर भी या थायरॉइड भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। अब आपकी बात कि शुगर हम लिवर को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इलाज की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लाइफ़स्टाइल पे मैटर करता है कि आप क्या खाते हैं, कितना एक्सरसाइज़ करते हैं, अपने बॉडी को कितना ट्रेन करते हैं कि वो फैट डिपॉज़िट ना होने दें शरीर में। अगर आपके बॉडी को ज़रूरत है 1500 से 2000 कैलोरीज़ की और आप खा रहे हैं 4000 कैलोरीज़, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आपका लिवर ही प्रोसेस करेगा, लिवर में ही स्टोर होगी, शरीर में स्टोर होगा। तो आप क्या खा रहे हो, कितना एक्सरसाइज़ कर रहे हो, इससे मैटर करता है कि आपका लिवर कितने अच्छे तरीके से काम करता है। बिल्कुल सर। अब एक चीज़ नोटिस किया जा रहा है सर कि यंग एज में डिजीज़ ज़्यादा दिखने लगे हैं।
बिल्कुल। या हम इसको इस तरीके से देखें कि अब हम लोग पहले से ज़्यादा सतर्क हुए हैं, तो हम टेस्ट और कई सारी चीज़ें कराते हैं, तो हमें पहले ज़्यादा पता चल जाता है और सुविधाजनक भी हो चुका जी। है। तो ये दोनों में से कौन सी बात सही है सर? दोनों ही बात सही है एक्चुअली। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो समय से पहले अब दिखने लगी हैं। उसका कारण ये है कि हम समय से पहले अब उसका जाँच करवा ले रहे हैं। हम्म। जैसे कि शुगर की ही बीमारी ले लीजिए या थायराइड की ही बीमारी ले लीजिए। पहले लोग अपने सिम्पटम्स को इग्नोर करके बहुत लंबे समय तक वेट करते थे, जब वो बर्दाश्त की क्षमता पार हो जाती थी, उसके बाद वो जाँच करवाते थे और पता चलता था और कि पता उनको शुगर चलता है। था। या फिर पहले जाँच इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं था, तो हम्म। बहुत या तो कहीं सर्जरी के लिए गए या फिर कुछ ऐसा हुआ हॉस्पिटल गए, तब उनको पता चलता था कि हाँ, मुझे शुगर है या मुझे थायरॉइड है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईयरली अपना टेस्ट करा रहे हैं या पैकेजेस में रहते हैं, टेस्ट कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि मुझे थायराइड इशू हो रहा है, मुझे शुगर की इशू है। कुछ बीमारियां ऐसी भी है जो पहले लेटर एजेस में होती थी, जैसे 40-45 ईयर्स के बाद होती थी। अब वो पहले अर्ली डिटेक्ट हो। जैसे कि 30-35 ईयर्स में आने लगी है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है? उसमें बेसिकली हमारे लाइफ़स्टाइल का बहुत बड़ा योगदान है। हम क्या खाते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है आज के टाइम पे, ठीक है? ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है आज के टाइम पे। अल्कोहल का यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हो गया है। हम्म। मेनस्ट्रीम में आ गया है ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ओवर कंज़म्पशन के कारण और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के कारण जो दिल से संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, वो समय से पहले होने शुरू लगी है हुए। आज के टाइम पे। लाइफस्टाइल सर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज जंक फूड जिस तरीके से बढ़ा है, इवन जो पैकेज्ड फूड है, जी। और हमारे घरों में जो कल्चर आया है कि भैया खाना छोड़ देते हैं, मंगा लेते हैं बाहर से, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं हम लोग, तो इसका बुरा इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है सर? जी, बिल्कुल। आउटसाइड फूड में बेसिकली मैं 2 कैटेगरीज़ में इसको डालना चाहूँगा। हम्म। एक तो जो आपको फ्रेशली बना हुआ बाहर का खाना मिलता है, और एक जो पैकेट में मिलता है खाना, या तो मतलब रेडी टू कुक टाइप का, या फिर जो भुजिया वगैरह इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। हम्म। मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ जंक फूड में ही आता है। जो पैकेट फूड मिलता है उसमें आप लोगों को ज़रूर से उसका पैकेट को पलट करके उसका लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उसमें पाम ऑयल या इस टाइप की कोई चीज़ें या एडिटिव्स, कोई भी ऐसा स्टेबलाइज़र्स वगैरह इस्तेमाल किया गया है या नहीं, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। पाम ऑयल जैसे कि आपको ओबेसिटी की तरफ ढकेल सकता है, उसी तरीके से बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जो आपको ऑन्कोजेनिक होते हैं, जो कैंसर संबंधित होते हैं। तो इसी तरीके से आपको हमेशा ही पैकेट पढ़ के ही खाना खाना चाहिए एक ज़िम्मेदार आदमी की तरह। दूसरी चीज़ है जो बाहर में जो रेडियो पे या फिर जो होटल्स में मिलती है खाना, बेसिकली उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए या टेस्टी बनाने के लिए, ताकि आप उनके होटल में बार-बार आएँ, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक्सेसिव फ़ैट का इस्तेमाल होता है। हाँ। फ़ैट चीज़ें बहुत टेस्टी बना देती हैं। तो एक्सेसिव फ़ैट का इस्तेमाल होता है जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। या फिर एमएसजी जो आपके ज़ुबान पे एक अनोखा सा टेस्ट छोड़ देती है, जिसके कारण आप बार-बार वो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरे हिसाब से बेस्ट फूड वो है जो आप घर पे बना के खा सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे को तो सिर्फ़ मैगी बनाना आता है, या मेरे को सिर्फ़ पानी बॉयल करना आता है। बिल्कुल। कुछ भी बनाना ऐसा टफ़ नहीं है। अगर आप खिचड़ी भी बना लेते हो, दैट इज़ बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। ठीक है? अगर आप कुछ नहीं बना सकते हो, आप कच्चा खा सकते हो, तो आप सलाद के साथ बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो। सोयाबीन खा सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन रिच और कार्ब वाली चीज़ें होती हैं जो बिना बनाए भी खाया जा सकता है। सूजी को आप दही में भिगो करके छिलका बना लेते हो, कोई बहुत टफ़ चीज़ नहीं है। यूजुअली लोग थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए, या टाइम नहीं होता है लोगों के पास जो आज के फ़ास्ट लाइफ़ में, तो वो सोचते हैं हम ब्रेकफ़ास्ट बाहर से कर लें या फिर कुछ भी बाहर से मँगा लें जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है आगे जा कर के। एक सर सवाल है कि कब हम डिसाइड करें कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत मतलब बेसिक जी, सिम्टम्स मैं बताऊंगा और आप शायद दे सकें कि आपको तब जाना चाहिए। लाइक मुझे सर्दी जुकाम,
जी और पिछले 2 दिनों से है जी और वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है ओवर द टॉप काउंटर से मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी, ठीक है क्योंकि मैं एक अवेयर जी बंदा हूँ कि जी मैं जाके सिट्रीजिन और ये सब चीज़ ना खरीदने जी लगूँ। तो कितने दिनों के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, आप जैसे अपनी बीमारी या अपनी समस्याएँ इंसान सबसे बेहतर खुद से समझ सकता है। अगर आपको ऐसा होता है कि रिकरेंट कोई भी धूल या किसी भी एरिया में जाने के कारण अगर आपको सर्दी-खाँसी हमेशा होता है, तो ये एलर्जिक कफ की तरफ ज़्यादा जाता है। तो इसमें आपको एक बार डॉक्टर से जाकर के मिल कर के सलाह लेना चाहिए कि हम मेरे को रिकरेंट हो रहा है ऐसा। ये हमेशा ठीक है, बार बार हमेशा होता है। बार-बार हो रहा है, तो आगे आपकी जाँच करके बता पाएँगे कि ये आपको एलर्जिक है या नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपको 2 दिन से अभी सर्दी-खाँसी है। 2 दिन से सर्दी-खाँसी अगर ये इंक्रीज़िंग ऑर्डर में है कि बढ़ता जा रहा है और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है? खाँसी बढ़ती जा रही है, खाँसी में कफ़ आने लगा है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बुखार आ रहा है, वो साइन दिखाता है कि आपको इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। खाँसी यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि 2 से 3 वीक से अगर ज़्यादा खाँसी हो रही है, तो बिल्कुल ही डॉक्टर के पास जा कर के अपने बलगम की जाँच करानी चाहिए, वो संभवतः इन्फेक्टिव हो सकता है, ओके। ठीक है? बट सीज़न चेंज होने के कारण बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे एलर्जिक चीज़ें होती हैं, जो 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। तो आप अगर एज़ सच कोई डिस्टर्बिंग सिम्पटम्स नहीं हैं, तो आप 1 वीक तक इंतज़ार कर सकते हो। आप घर में जैसे कि गुनगुना पानी पीना, ठंडी चीज़ों से दूर जो बेसिक चीज़ें हैं, वो फॉलो फ़ॉलो करना। कर सकते हैं और अगर उसके बाद भी रिज़ॉल्व नहीं होता है, तो आप बिल्कुल अपने नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाएँ ताकि उसको चेक करा सकें कि ऐसा कोई इन्फेक्शन का साइन है या नहीं। सर, एक से एक पेशेंट्स आपको देखने मिलते होंगे, आपके क्लिनिक में पहुंचते होंगे या आपके हॉस्पिटल में पहुंचते होंगे, तो कई पेशेंट तो ऐसे होंगे जो अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बताते होंगे। भले वो 8-8 घंटा सो रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, लेकिन बोलेंगे सर नींद नहीं आता है, या बोलते होंगे सर भूख नहीं लगता है, जबकि वो 2-2 3-3 बार खाना खा रहे हैं तरीके से। या फिर कई ऐसे पेशेंट होंगे जो अपनी बीमारी को कम करके बताते होंगे, लाइक उनको 190 बीपी आ रहा है, लेकिन नहीं तो सर हल्का थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, या काफ़ी लंबे टाइम से वो इस चीज़ को परेशान है लेकिन वो बताते नहीं हैं खुल के। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे डील करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, आप जो दोनों पेशेंट्स का एग्ज़ाम्पल दिए, दोनों तरीके के पेशेंट्स आते हैं। एक पेशेंट जो इग्नोरेंस में जी रहे हैं हाँ। कि 180 बीपी है बट फिर भी वो मान नहीं रहे हैं कि उन्हें दवाई की आवश्यकता है। एक तो कॉमन लोगों में ये चीज़ें हैं कि दवाई अगर हम आज से चालू करेंगे, तो हमको हमेशा खाना पड़ेगा। बट वो ये नहीं समझ रहे कि आपके शरीर की अब ज़रूरत है दवाई खाना। जैसे कि हम लोग खाना अब बोलेंगे आज खाना खाएँगे तो हमको डेली खाना खाना पड़ेगा। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि आपके शरीर की ज़रूरत है आज वो खाना खाना, आपके शरीर को ताकत की आवश्यकता है। उसी तरीके से बीपी अगर बढ़ रहा है आपका या शुगर बढ़ रहा है आपका, तो ये आपके शरीर की ज़रूरत है कि उसको कम करना है, शुगर को और बीपी को। उसके लिए या तो दवाई की आवश्यकता पड़े तो दवाई लेनी चाहिए, या अपने डॉक्टर से मिल के अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ फिज़िकल एक्टिविटी या फिर कुछ डाइट मॉडिफ़िकेशन से अगर आपको हेल्प मिल सकता है तो वो करना चाहिए। बट इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी बीमारी को, जो आपको सामने दिख रही है एटलीस्ट। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको कोई एज़ सच बीमारी नहीं होती है, बट उनको लगता है कि उन्हें बहुत बीमारियाँ हैं। अरे वाह। ठीक है? जैसे कि हाँ, जैसे कि मेरे को पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहता है, ठीक है? हाँ। या पेट मेरा ठीक नहीं होता है। हाँ। उनसे पूछने पे पता चलता है कि वो डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं। एज़ सच स्टूल भी उनका अच्छे से हो रहा है। पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट उनको लग रहा है कि उनका खाना नहीं पच रहा है। हाँ। ठीक है? अब ऐसे चीज़ों का सॉल्यूशन देना बहुत बार क्लिनिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सारा जाँच अपना लेकर के इधर-उधर अलग-अलग डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मेरा बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है? पता है अंदरूनी कुछ हो गया है हाँ, आपको। कुछ ऐसा हो गया है डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे। पकड़ ही नहीं पा रहे। हाँ, एक्चुअली दिक्कत क्या है कि डॉक्टर पहले विज़िट में ही पकड़ चुके हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? लेकिन लेकिन अब आपको ये समझाना पॉसिबल नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है। तो इसीलिए वो इधर-उधर डिस्पाइट कि एक डॉक्टर उनको कितना भी काउंसल करे, वो 1 वीक के बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर वो तीसरे डॉक्टर के पास जाएँगे।
ये बहुत सारे पेशेंट्स में ये समस्याएं होती हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं अंदरूनी तौर पे फिट नहीं हूँ। मेरा उनको बस सलाह यही है कि आप किसी भी एक फिजिशियन से या डॉक्टर से मिलिए, उन वो जो भी टेस्ट आपको बोल रहे हैं आपकी बीमारी को समझने के लिए, वो करवाना चाह रहे हैं आप वो करवाइए। उसके बाद अगर वो बता रहे हैं कि आपको ये बीमारी नहीं है, तो आपको ये चीज़ अपने आप में समझना होगा और अपने आप को समझाना होगा ये चीज़ कि मुझे ये बीमारी नहीं है, ठीक है? अच्छा सर, बढ़िया पेशेंट किसे कहेंगे आप? एक होता है ना बढ़िया पेशेंट। हाँ। बढ़िया पेशेंट एक्चुअली एक मिथ है, अच्छा। ठीक है? ठीक है। कोई कोई पेशेंट बढ़िया पेशेंट नहीं होता है। पेशेंट या तो बीमार होता है, हाँ। ठीक है? या तो अपना बीमारी का तलाश में घूम रहा होता है कि उसको वो स्वस्थ हो जाए। मेरे मायने में अगर आप पूछेंगे कि किस पेशेंट को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये सैटिस्फैक्टरी है, वो कि वो अपने बीमारी को पहचाने। अगर डॉक्टर उनको कुछ बता रहे हैं तो वो समझे उस चीज़ को। उसके बाद उनको जो भी रिसर्च करना है अपना वो रिसर्च करें। बट एक्स्ट्रा ये कि पहले से ही सारा कुछ रिसर्च करके अपनी बीमारी को बढ़ा-चढ़ा करके, जैसे कि मान लीजिए किसी को गैस की समस्या है, पेट की दिक्कत है, दर्द हो रहा है पेट में गैस के कारण। अब उन्होंने अपना गूगल में सर्च-वर्च करके आए हैं कि भाई मेरे को तो भाई पेट का कैंसर ही हो गया है, ठीक है? अब उनको जाँच करके हर एक चीज़ करके बताया भी जा रहा है कि नहीं आपको नहीं है कैंसर, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, अच्छा। ठीक है? तो ये बहुत ही दिक्कत वाले तो फिर पेशेंट्स हैं। उनको फिर आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते होंगे? नहीं, जब बीमारी नहीं है तो मैं क्यों ऑन्कोलॉजिस्ट क्यों के पास भेजें? रेफ़र करूँगा, बिल्कुल। ठीक है? वो लेकिन खुद ही चले जाते हैं, आप खुद से ही, अच्छा ठीक है? सर, इसी के कॉन्ट्रडिक्टरी मेरा सवाल है कि बढ़िया डॉक्टर कौन होता है? बढ़िया डॉक्टर वो होता है जो अपने पेशेंट्स की इमोशन को समझे कि वो क्या बीमारी बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत लोगों को कुछ बीमारी नहीं है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि उनको बीमारी है। तो एक अच्छा डॉक्टर उनको समझेगा कि हाँ, ये इनको मेंटली तौर पे परेशान कर रहा है ये चीज़। वो उनको इमोशनली समझे और हर तरीके से उनको काउंसल करे और उनके बीमारी के तह तक जाए। और अगर उस डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ मेरे स्पेशलिटी का नहीं है, इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो उसको रेफ़र करें। आज के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें ये भी है कि डॉक्टर्स बीमारी समझने के बाद भी पेशेंट को रेफ़र नहीं करते हैं उस स्पेशलिटी की तरफ जो उनकी उनका ज़रूरत इलाज है। कर सकते हैं, ताकि पेशेंट एडहेरेंस किया जा सके। ये चीज़ डॉक्टरों में नहीं होनी चाहिए। बाकी नहीं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी डॉक्टर होगा जो अपना पेशेंट का बुरा कभी भी चाहता होगा। बिल्कुल। डॉक्टर उज्ज्वल, आपके साथ बात करने में समय का पता ही नहीं चल रहा और लग रहा है कि और बातें करते रहें, और हम चाहेंगे भी, गुजारिश भी करेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे पास आइएगा और हम लोग फिर से और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी बीमारियां हैं, कई सारे मिथ्स हैं जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और हम आपसे बात भी करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा, कहें तो, कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अभी इतनी देर तक जो पॉडकास्ट हमारा अभी तक जो देख रहा है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक हेल्दी लाइफ हो और आपसे दूर रहे, मीन्स डॉक्टर से दूर रहे, और अगर कोई बीमारी पड़े तो फिर वो ज़रूर डॉक्टर के पास आए, तो क्या टिप्स दें? जी बिल्कुल, मुझे भी आपके साथ बात करते हुए समय का बिल्कुल पता नहीं चला और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वार्तालाप करके। टिप में मैं एक यही चीज़ टिप देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और वो आपको बोले कि मैं आपको एक ऐसा कैप्सूल देता हूँ जिससे आपकी उम्र, जितनी भी उम्र है उससे 40 से 50 साल बढ़ जाएंगी, तो क्या आप वो कैप्सूल लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर होगा हाँ। मैं वही कैप्सूल आपको देना चाहता हूँ। आप नियमित तौर पे एक कैप्सूल है, वो है एक्सरसाइज और डाइट। ये 2 चीज़ पे आप बिल्कुल अपना ध्यान दें। एक्सरसाइज मतलब बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या एक्सरसाइज करें, हम तो वज़न नहीं उठाना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल एक्सरसाइज जो अगर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, उनके लिए है कि वो आधा घंटा डेली वॉक करें, कम से कम सप्ताह में 5 दिन। मैं नहीं बोल रहा कि आप हर दिन वॉक करें, सप्ताह में 5 दिन आधा घंटा वॉक करें। और डाइट अपना जितना भी आपके शरीर को आवश्यकता है, आजकल बहुत सारे माध्यम हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आपके मेंटेनेंस कैलोरी आपका शरीर का कितना है, कितना कैलोरीज़ आपके शरीर को खाने की आवश्यकता है। आप बस उतना या उससे थोड़ा-सा कम खाएँ,
ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। यही वो कैप्सूल है जिससे आप अपनी उम्र कम से कम 30 से 40 साल या 50 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो जो समस्याएँ आगे आने वाली है वो बहुत जल्दी आ जाएँगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप डाइट करें और एक्सरसाइज़ करें, जिससे आपकी उम्र बढ़े। बिल्कुल, डाइट करें या एक्सरसाइज करें जिससे आपकी उम्र बढ़े, और अगर आप ये सब ना करेंगे तो फिर आपको पैसे दे करके ये सब करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर के पास जब जाना होगा तो डॉक्टर सर हमारे साथ बैठे हैं, ये आपका साथ ज़रूर देंगे। बिल्कुल। और अगर आप रांची में हैं या झारखंड में हैं तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, वहाँ अपने सवाल लिखें, हम ज़रूर सर तक आपको पहुंचाएंगे, आपके सवाल को पहुंचाएंगे, और ज़रूरत होगी तो आपसे इनको मिलवाएंगे भी। तो ये थे डॉक्टर उज्ज्वलदीप सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे जो मन के उथल पुथल थे उनका सवाल का जवाब दिया, और हमको पूरा विश्वास होगा कि अब आपको इस बात का ज़रूर पता चल गया होगा, आपका जो मिथ था कि हर एक इंसान डॉक्टर होता है, उसके मिथ को आज हमने तोड़ने की कोशिश की। और अभी तक अगर हमारे पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर भेजें जो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी के ऊपर सलाह दिए होंगे। तो इसी के साथ मैं कुमार संभव अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ।